मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम स्टूडेंट्स मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक बढ़िया एक न्यू टॉपिक जो आज मैं आपके साथ में लेके चलने वाला हूँ स्टूडेंट्स। मेरे टॉपिक का नाम है, आज मेरा डिस्कशन है स्टैंडर्ड 9 के साइंस के ऊपर, जिसमें स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत बढ़िया टॉपिक जिसका नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। आज बहुत बढ़िया टॉपिक है स्टूडेंट। सबसे कंसेप्ट है ना, क्या है टॉपिक है, वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए स्टूडेंट, मेरे चैनल को पहले लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम गवाए, बिना वक्त गवाए मैं आपसे डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो मेरा मेन टॉपिक आज आपको पढ़ाना है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वर्क एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो पहला कंसेप्ट मेरा आता है, बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चलता हूँ आपको। पहला बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट्स, वर्क। क्या है वर्क? तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्क यानी होता क्या है। जैसे मान लो, वर्क को अगर हिंदी लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में बोले तो काम। कोई भी कहा जाता है मैं काम पे जाता हूँ, मैं वर्क करने जाता हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी एक वर्क है ना। जैसा आप पढ़ रहे हो, आपका भी एक वर्क है। तो वर्क इज नथिंग बट द काम। काम यानी होता क्या, जैसे मैंने बोल दिया, ये मार्कर को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है, तो मुझे काम बताया गया, मतलब मुझे वर्क करना है। कि मुझे वर्क क्या करना है स्टूडेंट, मुझे यहाँ से लेके वहाँ तक उठाने के लिए मार्कर को यहाँ से वहाँ रखना है। बस इतना ही काम सीख सकते हो। और बोल सकते हो, अगर मुझे बोल दिया कि तुषार है ना, आप हमको बोले कि आप यहीं पे बोर्ड पे लिखो, तो मुझे क्या वर्क दिया गया, बोर्ड पे लिखने का वर्क दिया गया। तो वर्क यानी क्या है स्टूडेंट्स, काम है। ठीक है, वर्क यानी क्या है स्टूडेंट्स, काम है। जैसे कोई मान लो, कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है। जैसे कोई काम कर रहा है, कोई काम पे जाता है, वर्क कर रहा है, तभी इसके हाथ में पेमेंट आता है, कैश आता है, और अपना मेंटेनेंस करता है स्टूडेंट्स घर का। वैसा ही तो कोई भी पर्सन अगर फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी, जैसा आप सोच रहे हो किसी के बारे में, तो वो भी एक वर्क है। इज इज नथिंग बट द वर्क। जैसा आप किसी के बारे में लिख रहे हो, तो वो भी एक वर्क है। किसी के बारे में सोच रहे हो, वो भी एक वर्क है। ये सब बातें किस में आती है स्टूडेंट्स, तो एक वर्क में आती है। तो वर्क क्या, कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम काम, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी आती है और मेंटल एक्टिविटी भी आती है। जैसे मैंने बोला, हर्षा नाम की एक लड़की है। क्या बोले स्टूडेंट्स, हर्षा नाम की एक लड़की है, और वह क्या कर रही है, हर्षा नाम की एक लड़की है, वह पढ़ रही है। ही इज रीडिंग अ बुक। तो पढ़ने का काम कर रही है। काय का काम कर रही है स्टूडेंट्स, वो पढ़ने का काम कर रही है, तो वो भी एक काम कर रही है, वो भी वर्क बना रही है, वो भी वर्क कर रही है स्टूडेंट्स। तो ये वर्क क्या है, हमें क्यों पढ़ने मिला, वर्क तो हर जगह है। जैसे मैं, आप मोबाइल चक रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, वो भी एक वर्क है। आप लिख रहे हो, वो भी एक वर्क है। हम बोल रहे हैं, हमारा भी एक वर्क है। आप सुन रहे हो, वो भी एक वर्क है। तो वर्क के बच्चों बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो कहने की बात ऐसी, हमारे फिजिकल एक्टिविटी, हमारे फिजिक्स में, हमारे मैकेनिक्स में तो फिजिकल एक्टिविटी को ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया स्टूडेंट्स। हमारे फिजिक्स में, मतलब हमारे फिजिक्स में फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो फिजिक्स के मैकेनिक्स में फिजिकल एक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो वर्क यानी क्या, मैं सिंपल सा डिफाइन करता हूँ। अगर मैं इसको, अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, वर्क यानी होता क्या है, सिंपल कंसेप्ट लैंग्वेज है। वर्क यानी क्या, जैसा मान लो ये मेरे हाथ में मार्कर है, मुझे काम दिया गया, मुझे वर्क दिया गया कि इस मार्कर को यहाँ से उठा के यहाँ तक रखना है, इस यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है। मुझे एक काम दिया गया, तो मुझे बताइए स्टूडेंट, ये मार्कर अपने जगह से, अपने से यहाँ से दूसरी जगह जाने वाली नहीं है। मैं उसके ऊपर क्या अप्लाई करूँगा स्टूडेंट्स, आपको पता है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने वाला हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा फोर्स, तो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। क्योंकि भैया ये ऑब्जेक्ट अपने से तो वहाँ दूसरी जगह जाएंगी नहीं। मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, इसको उठाया, वहाँ पे रखा। अब फोर्स आया, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट स्टेट में था, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछा तो भैया 0 आ रही है। बात सभी को समझ में आ रही। मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हुई, मूवमेंट हुई मतलब डिस्प्लेसमेंट आया, एक जगह से दूसरी जगह गया है। कब हुआ, जब तक मैंने फोर्स अप्लाई नहीं करता। मैंने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव हुई है, मतलब ये जो मेरी मार्कर है, मतलब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, एक जगह से दूसरी जगह गया है, एक जगह से दूसरी जगह गया, मतलब वही मेरा काम था।
कि अगर मैं फोर्स अप्लाई नहीं करता तो ये दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जाती है क्या? नहीं जाती। आपने फोर्स अप्लाई तो किए तो हो, लेकिन मुझे काम दिया कि ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह रखना है। रखना मतलब मूवमेंट करना है, डिस्प्लेस्ड करना है। ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है? डिस्प्लेस करना है। कब होगा भैया? तो कब होगा? जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को जो काम दिया गया था एक जगह से दूसरी जगह रखने का, वो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। वो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा डिस्कशन आज पूरा डिस्कशन है वर्क के ऊपर। तो वर्क यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, वर्क इज डन बाय। वर्क यानी काम हुआ तो है, लेकिन कैसे हुआ? जब तक आप अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते और ऑब्जेक्ट में अगर मूवमेंट आई तो आप बोलोगे कि वर्क हुआ है। अदरवाइज वर्क डिड नॉट कंप्लीटेड। वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या बोल रहे स्टूडेंट्स हम? कि वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? तो मेरा मुद्दा यही है, मेरा डिस्कशन यही है कि वर्क कब होता है, वर्क डन कब होता है, काम कब होता है? जब आप मुझे बताइए, अगर मुझे एक दीवार बनानी है तो मुझे दीवार बनाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी। फोर्स अप्लाई करूंगा तभी तो डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट। अगर मैंने इसको फोर्स अप्लाई नहीं करता तो एक जगह से दूसरी जगह जाता क्या स्टूडेंट्स? नहीं जाता। तो उसी को हम कहते हैं क्या स्टूडेंट्स? वर्क डन। तो वर्क यानी क्या हम बोल सकते हैं क्या? वर्क डन, work is done by when applied force on objects causes displacement। क्या बोल सकते स्टूडेंट्स? causes displacement। देखिए वर्क हुआ है कब होगा? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट किया, तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कब होगा? ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मतलब मेरा काम हुआ, मुझे जो काम दिया गया था। बात सभी को समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे जो काम दिया गया था, मैंने क्या किया? मैंने फोर्स अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह रखा, फोर्स तो लगाया, पावर तो लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी आया। तो उसी को हम बेसिक कंसेप्ट क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्क। दिस इज नथिंग बट द बेसिक कंसेप्ट, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? वर्क है। अब आपको पता है, जैसा हमने पढ़े थे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वैसा भी बच्चों मैग्नीट्यूड होता है। वर्क कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप बोल सकते हो। अगर मैं इसके फॉर्मूले पे अटैक करूं, तो अगर मैं इसके फॉर्मूले पे अटैक करता हूं तो आपको पता है स्टूडेंट्स, वर्क इक्वल टू क्या है? वर्क इक्वल टू, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, वर्क इक्वल टू आपने क्या किया? अप्लाई फोर्स किए। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है? तो वर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब तक मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा, जब तक मैं स्टूडेंट्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा, तो मेरा काम होने वाला है क्या? भैया चलो आपने फोर्स अप्लाई किए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी तो आए। जब दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे तो अभी तो मैं बोलूंगा भैया काम हुआ है तुम्हारा, वर्क हुआ है तुम्हारा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में इट इज कैसी क्वांटिटी बच्चों? तो इट इज एक ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, जैसे मैंने फोर्स पुश एंड पुल, फोर्स अप्लाई किया इधर की तरफ, तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन इधर है और ऑब्जेक्ट भी मूवमेंट इधर हो रहा है, तो डायरेक्शन यहाँ पे मैटर कर रही है। बात सभी को समझ में आ रही है? जैसा मान लो किसी रस्सी से मैं खींच रहा हूँ, तो मैं फोर्स अपने तरफ लगा रहा हूँ और ऑब्जेक्ट भी मेरे तरफ आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो क्या बच्चों? कि एक ऐसी क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और याद रखना बच्चों, वर्क इट इज नथिंग बट द एनर्जी है। वर्क इज नथिंग बट एनर्जी है, ये एक एनर्जी का टाइप ही है। क्यों? वर्क यानी क्या कर रहे? काम करने कहाँ से आती है? एनर्जी तो लगती है ना। ठीक है, कोई भी मुझे बताओ बच्चों, अगर कोई भी आपको काम करना, चलो आपने फोर्स अप्लाई किए, लेकिन आप में एनर्जी भी तो होना। तो वर्क किया मतलब काम किया। काम करने के लिए क्या लगती है स्टूडेंट्स? एनर्जी लगती है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ी मुझे वॉल फोड़ना है ना, ब्रेक डाउन करना है, तो मुझे खाना पीना खाना पड़ेगा। मतलब क्या करना है बच्चों? मुझे एनर्जी गेन करना पड़ेगा। और एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है? तो वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। बात सभी को समझ में आ रही है? मान लीजिए एक बहुत बड़ी दीवार है, मुझे उसे फोड़ना है, तो मैं पहले क्या खाऊंगा? खाना, मतलब एनर्जी
एनर्जी को गेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, खाना खा रहा हूँ, फिर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं किस में, फोर्स में, फोर्स से कन्वर्ट होकर डिस्प्लेसमेंट पे आया, मतलब मेरा काम आया क्या स्टूडेंट, वर्क काम हो चुका है, मतलब मेरे को एक दीवार फोड़ने का टेंडर मिला था, मैं फोड़ चुका हूँ स्टूडेंट्स, बात सभी को समझ में आ रही है। तो वही मैं बोल सकता हूँ, वही मेरा आपसे डिस्कशन चलेगा बच्चों, इस वजह से मैंने बोला इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मैं बोल सकता हूँ इट इज नथिंग बट द वर्क, इट इज नथिंग बट द एनर्जी। ये क्या है बच्चों, एक एनर्जी का टाइप ही है, ये क्या है बच्चों, एक एनर्जी का टाइप ही है। वर्क यानी क्या, इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, वर्क यानी क्या स्टूडेंट्स, इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी। यहाँ तक सभी को समझ में आया, अब आपको फॉर्मूला भी पता है। चलिए मैं सीधा फोकस करता हूँ, आपको पता है किसके ऊपर, यूनिट के ऊपर आता हूँ मैं। चलो ऐसा सिस्टम की बात करते हैं, फोर्स की यूनिट, ठीक, तो फोर्स की यूनिट आपको पता है स्टूडेंट्स, फोर्स की यूनिट क्या है, वर्क इक्वल टू, ठीक, तो फोर्स की यूनिट क्या रहेंगी स्टूडेंट्स, न्यूटन रहेंगी, डिस्प्लेसमेंट मीटर में रहता है तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएंगे, न्यूटन मीटर, और एक इसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है एनर्जी की यूनिट क्या रहती है स्टूडेंट्स, एसआई सिस्टम में जूल रहती है, सीजीएस में अर्ग बन जाती है। बच्चों ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मेरा क्या डिस्कशन है, आप सभी को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या बोला स्टूडेंट्स की इन एसआई सिस्टम में, क्या बोला स्टूडेंट्स, इन एसआई सिस्टम में वर्क इक्वल टू क्या, फोर्स की यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट मीटर है, न्यूटन इंटू मीटर क्या बनता है, जूल, क्योंकि वर्क इज नथिंग मतलब एक टाइप की क्या है स्टूडेंट्स, एनर्जी है। यहाँ तक बात सभी को समझा। ये तो था कौन सा सिस्टम, एसआई सिस्टम। अगर मैं बात करता हूँ किसकी सिस्टम स्टूडेंट्स, सीजीएस सिस्टम की, किसकी, अगर सीजीएस सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, आपको पता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, सीजीएस सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्क इक्वल टू, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, फोर्स की यूनिट सीजीएस में क्या आती है, डायन आती है, ठीक है। और आपको पता है स्टूडेंट, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मीटर का छोटा सेंटीमीटर आता है, तो आपको पता है डाइन सेंटीमीटर क्या होता है, ठीक है। जैसा वहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर अर्ग बना, जूल बना था, तो सीजीएस में एनर्जी की यूनिट क्या बन जाती है, अर्ग बन जाती है। अब से याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट या फिर एनर्जी की यूनिट क्या बन जाती है, अर्ग बन जाती है। क्या बन जाती है स्टूडेंट्स, अर्ग बन जाती है। यहाँ तक सभी के कंसेप्ट क्लियर हुए, यूनिट्स डायमेंशन याद रखिए बच्चों, कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लेता है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कि आपको पता चल गया कि वर्क की यूनिट क्या है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, है ना। वर्क की यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, 1 जूल, लेकिन वो किसके बराबर रहता है, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर रहता है, क्योंकि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, और वर्क की यूनिट क्या आती है, 1 जूल आती है। अगर मैंने आपसे डेफिनेशन में पूछा एक्सप्लेन करो या फिर डिफाइन करो 1 जूल, तो आप इसे कैसा डिफाइन करोगे बच्चों, 1 जूल मतलब किसका, वर्क यूनिट है। तो मुझे क्या करना है, अगर 1 जूल का काम करना है, अगर स्टूडेंट्स मुझे 1 जूल का काम करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ, ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ, जिस वजह से 1 मीटर से ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसके अलाउंग में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सच हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, इसी को हम कहते हैं बच्चों क्या, 1 जूल। अगर मैंने बोला कि भैया तेरा 1 जूल का काम बता, तूने 1 जूल का कितना काम किया, कैसे किया, तो मैं पूछूंगा, हम बोलेंगे कि हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, जिस वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ कितने मीटर की दूरी तक, 1 मीटर की दूरी तक, है ना, किसके अलाउंग में, अलाउंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलाउंग में। जिस डायरेक्शन में आप बच्चों क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, जिस डायरेक्शन में आप क्या लगाते हो बच्चों, फोर्स लगाते हो, उसी को आप डिफाइन करोगे। अगर मैं 1 जूल को डिफाइन करूंगा तो कैसा बोलेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स acting on object, it is displaced 1 meter along the direction of force, along the direction of force, क्या बोल सकते हैं बच्चों, along the direction of force called as, क्या बोल सकते हैं, 1 जूल का तुमने वर्क किए है ना, कॉल, ठीक है, क्या बोलते हैं, देन वर्क इज डन इज 1 जूल, मतलब आपने कितने का वर्क किया स्टूडेंट्स, 1 जूल का वर्क किए कब, जब आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ 1 मीटर की दूरी से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया तूने 1 जूल का काम किया है, तूने 1 जूल का वर्क किया है। ये बात सभी को समझ में। फिर जूल का हो गया, फिर आते हैं क्या, 1 अर्ग में आपको पता है 1 इज इक्वल टू, अभी लाइन फॉर्मूला बताया था, है ना, फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या रहती है, डायल, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और से मीटर की क्या रहती है स्टूडेंट, सेंटीमीटर। तो अगर मैं एक अर्ग को डिफाइन करूंगा तो मैं कैसे बताऊंगा स्टूडेंट, सिंपल लैंग्वेज में। अगर मैं एक अर्ग को डिफाइन करूंगा तो वैसे बताऊंगा कि अगर मैं
एक डाइन का, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, क्या कि अगर मैं ध्यान देने की कोशिश करेंगे, अगर मैं एक डाइन का फोर्स, क्या स्टूडेंट्स, अगर मैं एक डाइन का फोर्स अप्लाई करता हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मेरा ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब मैं बोलूंगा कि बंदे ने काम किया कितने अर्ग का, एक अर्ग का काम किया है। तो मैं बोलूंगा क्या, इफ वन डाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, इफ वन डाइन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेस्ड, इतने मीटर से डिस्प्लेस होगा, कितने सेंटीमीटर से, इट डिस्प्लेस 1 सेंटीमीटर along the direction of force, along the direction of force, क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, along the direction of force, ठीक है। then work is done by, then work जो काम किया उसने वो कितने का काम किया स्टूडेंट, done by is वर्क इज डन, कितना स्टूडेंट्स, एक अर्ग का किया है, कितने का स्टूडेंट्स, एक अर्ग का किया है। यहाँ तक बात सभी को समझी, बंदे ने वर्क किया है कितने का, एक वर्क का, कैसा एक अर्ग का, जब उसने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डाइन का फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट हला, मूवमेंट हुई, डिस्प्लेस हुआ 1 सेंटीमीटर से, तो आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने एक अर्ग का वर्क डन परफॉर्म किया, एक अर्ग का वर्क डन परफॉर्म किया। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई स्टूडेंट्स। चलिए फिर उसके बाद में कन्वर्शन, क्या कन्वर्शन आते कभी कभी पेपर में पूछते हैं, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, ठीक है, वो कंसेप्ट पढ़ लेते स्टूडेंट्स, क्या है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, जूल एंड अर्ग। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10 का पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जो बोले तो 10 का पावर 2। ये बात सभी लोग याद रखेंगे, ये दो बात अगर आपको पता है तो आपको रिलेशन इजी वैसे मिल जाता है। क्या पता कि 1 न्यूटन की वैल्यू कितना होती है कि 10 टू द पावर 5 डाइन होती है, ये बात सभी को समझ में आई बच्चों। और क्या बोला कि 1 मीटर की वैल्यू कितना आती है, 10 का पावर 2, मतलब 1 मीटर में कितना मीटर, 100 सेंटीमीटर, और 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो 1 लाख डाइन। यहाँ तक बात सभी को समझती है। चलो कन्वर्शन का तो आपको पता है, 1 जूल इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, बात सभी को समझ में आ रही है, और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलो ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, 1 इंटू 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी है, 10 का पावर 5 डाइन, ठीक है। 1 मीटर की वैल्यू कितनी है, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। चलो बच्चों ध्यान देंगे, नंबर को पास में लाएंगे, डाइन सेंटीमीटर को अलग ले जाएंगे, कि पता है 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, अभी मैंने डिफाइन कराया हूँ। चलो ये आ गया 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 2, ये क्या आ गया स्टूडेंट, डाइन इंटू सेंटीमीटर, और आपको पता है डाइन इंटू सेंटीमीटर, अभी मैंने बताया एक डाइन का फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 1 सेंटीमीटर से, तो कितने काम करेगा बच्चों, एक अर्ग का काम करता है। तो आपको पता है इसकी यूनिट आ गई अर्ग, आपको पता है बेस सेम, पावर का एडिशन, सभी लोगों ने लॉज ऑफ इंडक्शंस पढ़े बच्चों, ए का पावर m टू द पावर ए का पावर n, तो पावर बेस सेम, तो पावर के बीच में क्या होता है स्टूडेंट, एडिशन होता है। तो ए का पावर क्या है स्टूडेंट्स, m प्लस n आया, ए का पावर कितना है, m प्लस n है। देखिए स्टूडेंट सभी की दोनों के बेस सेम, तो पावर की क्या हो जाएंगे बच्चों, एडिशन हो जाएंगे, तो 10 का पावर आया 7। तो ठीक है बच्चों, आपसे याद रखोगे, क्या याद रखोगे बच्चों कि 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है, 10 का पावर 7 अर्ग के बराबर होती है। क्या किया स्टूडेंट, कुछ नहीं किया, 1 जूल इक्वल टू, आपको पता है कि 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, आपको पता है 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ 1 मीटर से। याद बात सभी को समझी, 1 न्यूटन की वैल्यू 10 का पावर 5 डाइन के बराबर, 1 मीटर की वैल्यू 10 का पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर। वर्डिंग साथ में ले लिया, पावर को पास में लिया, बेस से पावर का एडिशन, लॉज ऑफ इंडाइसेस, 5 प्लस 2 कितना बना स्टूडेंट, 10 का पावर 7, और अर्ग जैसे का वैसा। तो ऐसा आपका टॉपिक था बच्चों, क्या, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। क्या बच्चों, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। इतना टॉपिक सभी को समझ में आया बच्चों, आई एम श्योर मैं लेके चलता हूँ कि सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, जो भी होगा अगले क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे